नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नववर्ष की। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में देश विदेश की बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नए साल में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड लोगों की पेंशन बढ़ सकती है। वहीं 1 जनवरी से सीएनजी और घरेलू पीएनजी के दाम 2 से 3 रुपए तक कम हो जाएंगे। हालांकि कई बचत योजनाओं पर ब्याज भी घट सकता है। इसके अलावा 12 लाख रुपए की कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड पीएनजीआरबी ने 1 जनवरी 2026 से गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कम किया है। इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में सीएनजी और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की कीमतें 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट तक घट जाएंगी। वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए न्यू टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करने पर अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन 12,75,000 रुपए हो जाएगी। पहले ये लिमिट 7 लाख रुपए थी। उसके अलावा जिनकी सालाना इनकम 20 लाख से 24 लाख तक है, न्यू रिजीम में उनके लिए 25% टैक्स का नया स्लैब शामिल किया गया है। इससे पहले 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स देना होता था। इससे मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग को टैक्स में बचत होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए एक आदेश जारी किया है। अब उच्च और सर्वोच्च न्यायालय आधी रात में भी लीगल इमरजेंसी की भी सुनवाई करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सुनवाई पर बड़ा फैसला किया है। उनका कहना है कि लीगल इमरजेंसी में कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी की धमकी देने वाली स्थिति में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आधी रात को भी सुनवाई की मांग की जा सकती है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में 3 लाख और वृंदावन में 4 लाख भक्त मौजूद हैं। राजस्थान के जैसलमेर में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा भीड़ है। सीकर के खाटू श्याम जी में नए साल के मौके पर 72 घंटे दर्शन होंगे। उज्जैन के महाकाल लोक में कल साल के पहले दिन 12 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। अयोध्या में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। रामनगरी आस्था और उत्सव के रंग में डूबी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी अयोध्या में मौजूद है। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रदेश में वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन से जुड़े मुद्दे को लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। बैठक के बाद टीएमसी सांसद ने सीईसी पर गंभीर आरोप लगाए और दोनों के बीच बहस भी हुई। बैनर्जी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे उंगली उठाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि उंगली नीचे करके बात करो। साल 2025 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक साबित हुआ। इस साल हम जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। दूसरी तिमाही Q2 में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.2% रही। नवंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर 0.71% पर आ गई। वहीं नवंबर में बेरोजगारी दर कम होकर 4.7% रह गई है, जो अप्रैल 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है। देश में ग्रोथ रेट ऊंची है और महंगाई बेहद कम। इसे गोल्डीलॉक्स पीरियड कहा जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गिग वर्कर्स के हित में बने कानून को लागू नहीं किए जाने पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार अधिनियम 2023 के नियम बनाकर इसे तत्काल लागू करने की मांग की है। गहलोत ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि जब पूरा देश नववर्ष के स्वागत की तैयारियों में जुटा है, तब गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी पार्टनर्स हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। ये वे श्रमिक हैं जो रोजाना की कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जिस दिन अधिक ऑर्डर मिलने की संभावना होती है, उस दिन दिहाड़ी छोड़कर हड़ताल पर जाना इनके लिए शौक नहीं बल्कि आर्थिक मजबूरी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नया साल किसी भव्य जश्न का प्रतीक नहीं होता। वे अंग्रेजी कैलेंडर के नए साल को आमतौर पर एक सामान्य कार्य दिवस की तरह ही लेते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पीएम मोदी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को दिल्ली में ही रहेंगे। उनका ध्यान प्रशासनिक कामकाज और सरकारी फाइलों पर रहेगा। पहले भी देखा गया है कि वे दिवाली जैसे भारतीय त्योहारों को तो सैनिकों या आम लोगों के बीच मनाते हैं, लेकिन न्यू ईयर पर कोई विशेष सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं रखते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शेड्यूल हमेशा की तरह काफी व्यस्त है। साल के आखिरी दिन वे कोलकाता में मौजूद हैं। हालांकि 1 जनवरी के उनके कार्यक्रम को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन 2 जनवरी से उनका दौरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पहुंचेंगे। इसके बाद 3 जनवरी को वे गृह मंत्रालय की एक अहम परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए साल का स्वागत अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर में करेंगे। वे अंग्रेजी कैलेंडर के नए साल को विशेष रूप से नहीं मनाते, बल्कि भारतीय परंपराओं को प्राथमिकता देते हैं। नए साल की सुबह वे गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और अपने गुरु महंत अवैधनाथ को नमन करेंगे। इसके बाद उनकी दिनचर्या में गौसेवा, जनता दर्शन और आम लोगों से संवाद शामिल रहेगा। दिल्ली की यमुना नदी में छठ पूजा के आयोजन को लेकर आम आदमी पार्टी आप और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बीच शुरू हुआ विवाद अब नए साल तक खिंच गया है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। इस मुद्दे को लेकर आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज लगातार भाजपा सरकार पर हमला बोल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीधा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने पाप किया है, जनता से झूठ बोला और गंदे सीवर मिले पानी में छठ पूजा करवाई। भारद्वाज के मुताबिक इस पानी से छठी मैया की पूजा कराना और सूर्य भगवान को अर्घ्य दिलवाना एक बड़ा पाप है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार ने यमुना की असली हालत छुपाई और लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। देश की सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी के चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन जबरदस्त सियासी गहमागहमी दिखी। गठबंधन की घोषणा में हुई देरी के कारण अंतिम दिन उम्मीदवारों के बीच फॉर्म भरने की होड़ मची रही। शाम 6 बजे तक केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गईं, जिससे साफ है कि इस बार मुंबई की सत्ता के लिए मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। मुंबई महानगर पालिका के 227 वार्डों में 15 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए मंगलवार को कुल 1668 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि उन्होंने नव वर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नव वर्ष के शुभ अवसर पर मैं देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। नव वर्ष नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। ये आत्मचिंतन और नए संकल्पों का भी अवसर है। इस अवसर पर आइए हम राष्ट्र के विकास, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करें। उन्होंने आगे कहा, वर्ष 2026 हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाए और एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा प्रदान करे। योगी सरकार प्रदेश में रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही है। इसके तहत नई योजनाओं के साथ कारखानों को खोलने की तैयार हो रही है। योगी सरकार प्रदेश में रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही है। इसके तहत नई योजनाओं के साथ कारखानों को खोलने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें, अखिलेश यादव जब 2012 में सत्ता में थे, तब उत्तर प्रदेश ने 14,440 फैक्ट्रियां थी। उन्होंने 2017 में सत्ता छोड़ी, तब राज्य में 15,294 फैक्ट्रियां हो गई थी। 5 वर्ष सत्ता में रहे के दौरान मात्र 854 फैक्ट्रियां ही बनी। अगर इसको जिलेवार ढंग से देखा जाए तो हर जिले करीब 11 फैक्ट्रियों का औसत आता है। इसके उलट योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद राज्य में फैक्ट्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी। उत्तर भारत में भीषण सर्दी और कोहरे का डबल अटैक है। इससे यातायात पर असर हुआ है। कई ट्रेनें और उड़ानें देरी से चल रही हैं, वहीं दर्जनों फ्लाइटें रद्द या डाइवर्ट हो गईं। पूरे उत्तर भारत में भीषण कोहरे की चादर है। पहाड़ी इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में सर्दी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का असर सीधा फ्लाइट और ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा है।
कई ट्रेनें घंटों लेट बताई जा रही हैं, वहीं फ्लाइट भी अपने समय पर उड़ान नहीं भर पा रही हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे में मौसम इसी तरह का रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई भागों में घना कोहरा रहेगा। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर पूर्व के राज्यों के कई इलाकों में ऐसे हालात बने रहेंगे। इसके साथ ही कई जगहों पर शीतलहर के हालात रहेंगे। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें घंटों की देरी चलेंगी। राजधानी दिल्ली पहुंचने वाली सभी ट्रेनें 1 से 2 घंटे की देरी चल रही है। मंगलवार को 100 से अधिक ट्रेनें 2 से 15 घंटे की देरी से चलीं। तेजस एक्सप्रेस जैसी वीआईपी ट्रेनें भी 11 घंटे लेट रहीं। विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से ट्रेन आउटर स्टेशन पर खड़ी रही। बुधवार को नई दिल्ली और उसके पास से चलने वाली 104 ट्रेन लेट हो गईं। वहीं 2 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है।